Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the negative as well as the positive aspects of the 27th Constitutional Amendment. First of all, I will discuss about जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें मेजर चेंजेस क्या हुई हैं। दो मेजर चेंजेस हुई जिसमें नंबर वन, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में एक नया ओहदा क्रिएट किया गया फील्ड मार्शल का, जिसमें चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के नाम से, और उसको लाइफ टाइम जो है वो प्रिविलेजेस दिए गए। नंबर टू, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो है वो ओहदा एबॉलिश कर दिया गया। उसके अलावा जो हायरार्की है आर्मी चीफ्स की, वो सारी की सारी हायरार्की वैसे ही चलेगी। इसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जी इससे जो है वो नेगेटिव जो है वो डिस्करेज होंगे जो नीचे कोर कमांडर्स और जो नीचे उनकी जो है वो मिलिट्री के जो हाई ऑफिशियल्स, उनकी प्रमोशंस में जो है वो कोई रुकावट होगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है नो, कोई डिस्करेज जो है वो नहीं होगा। फील्ड मार्शल का ओहदा क्रिएट किया गया है और फील्ड मार्शल के साथ साथ उसका लाइफ टाइम ओहदा, क्योंकि वॉर जोन्स के अंदर और डिफरेंट इंडिया और इधर अफगानिस्तान और डिफरेंट जो है वो कंट्रीज जो है पाकिस्तान से जो है वो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से जो है वो वॉर के मामलात पे जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसके लिए क्योंकि एक सक्सेसफुल वॉर हुई है अंडर द सुपरविजन ऑफ द जनरल आसिम मुनीर साहब, तो इसलिए मेरे नज़दीक ये एक कोई ऐसा जिसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है जो कि लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जनाब इससे डिस्करेज होंगे। कुछ भी डिस्करेज नहीं होगा। एक नया ओहदा 5 स्टार जनरल का जो है वो क्रिएट किया गया। इससे पहले भी जनरल अयूब साहब जो है वो फील्ड मार्शल बने, उससे पहले जो है वो मामला थे। तो लिहाजा ये जो है ये कोई एक बड़ी कोई बिग डील नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। कुछ लोग जो हैं वो, कुछ लोगों का ख्याल है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अंडरमाइन हुई है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो 175 ए से बाद जो आर्टिकल्स 175 एल तक जो है वो क्रिएट किए गए, जिसके थ्रू एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट की गई, और एक 189 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अंडर जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो इवन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बाइंडिंग जो है वो अथॉरिटी रखते हैं। यानी कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो थे, जिसमें अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है, जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वो नीचे लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उन्होंने एक टॉप प्रायोरिटी पर रखा, और उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो एज इट इज जैसे पहले था उसी तरह लोअर जुडिशरी के ऊपर बाइंडिंग है। तो इसमें कोई एज सच जो है वो कोई मेरे नज़दीक डिफरेंस नहीं आया। और इसके अलावा कुछ लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझसे व्हाट्सएप पे, और कुछ लोग जो है वो इस बारे में तजस्सुस रखते हैं कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आज बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसका न्यूट्रल एनालिसिस करूंगा कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके जो पब्लिक एट लार्ज पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट से जो है वो हो सकता है या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा है। वन बाय वन क्रिटिसाइज करेंगे। देन यू गाइज हैव टू लेट अस नो कि आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मेरा एनालिसिस ठीक है या आपका इस अमेंडमेंट के बारे में ओपिनियन क्या है, क्योंकि जितने ओपिनियंस इकट्ठे होते हैं उससे जो है वो ऑब्वियसली इफेक्ट होता है, उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है और उससे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आती हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली हम इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। फिर आपने बताना है कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो ज्यादा हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं। नंबर वन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड या जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं 184 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे एस्पेक्ट्स को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो टेकअप करेगी। ये एक एस्पेक्ट है इसका। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज ए होल जो है वो इसको सुनती थी।
लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट जो मेरी नजर में जो देखा जाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले क्या होता था कि किसी पॉलिटिकल फिगर का कोई केस लग रहा है तो देन सिक्योरिटी रिस्क की वजह से या किसी भी वजह से जो बाकी बेंचेस हैं वो एडजर्नमेंट्स हो जाती थी, केस नहीं लगते थे और उससे जो जनरल पब्लिक हैं उनके केसेस को बड़ा एट लार्ज स्केल तक जो है वो इफेक्ट होता था। और आप ये देखते थे कि बहुत सारे लोगों की जो नॉर्मल अपील्स हैं, कोई सीपीएलएस हैं, कोई क्रिमिनल अपील्स हैं बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, या कोई भी इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो लगने में साला साल या बहुत सारे महीने, इवन अर्जेंट केसेस में भी काफी टाइम लग जाता था। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है वो बहुत सारे इफेक्ट होते थे इस मामले में। तो मेरे नजदीक ये जो है, एक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बना दी गई जिसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल फिगर्स के केसेस कितने होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से 5 केस होंगे या 10 केस होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 10 केस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाते हैं तो देन बाकी रिमेनिंग जो पब्लिक एट लार्ज के जो केसेस हैं, जो लोअर कोर्ट से जो फॉर एग्जांपल डिसमिस या एक्सेप्ट हुए, उसकी अपील ऊपर हाई कोर्ट में गई या सेशन कोर्ट में गई, उनकी अपील फर्दर हाई कोर्ट में गई, उनके ऊपर रिवीजन या इवन रिव्यू, या फॉर एग्जांपल ऊपर अगर आप जो है वो फर्दर हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील्स के तौर पे जो है वो लेके जाते हैं, या ट्राइब्यूनल से कोई केस जो है वो डिसमिस हुआ या उनके हक में हुआ, तो देन उसके ऊपर अपील जो है वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो लिहाजा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इससे मेरा ओपिनियन ये है कि पब्लिक एट लार्ज को पॉसिबिलिटी है कि फायदा हो सकता है कि जो ऑब्वियसली पहले पॉलिटिकल फिगर्स की वजह से या पॉलिटिकल केसेस की वजह से मामलात रुके रहते थे, या फॉर एग्जांपल फुल बेंच जो है वो किसी पॉलिटिकल केस को सुन रहा है और उसके बाद जो है वो बाकी जो केसेस हैं नॉर्मल जो पब्लिक के, वो उसकी वजह से एडजर्नमेंट्स का शिकार होते थे या उसमें जो है वो डिलेज आते थे। तो मेरे नज़दीक पॉसिबिलिटी है कि उससे जो है वो डिलेज ना आए। फर्दर मोर इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अब जैसे जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा मामला अगर होता था तो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो उसको सुनेगा। अब वही जजेस हैं जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में या नॉर्मल हाई कोर्ट में जो है वो काम करते थे और उसके अंदर अपनी जो है वो सर्विसेज देते थे, वही जजेस जो हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, यानी अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को और नॉर्मल केसेस को, जैसे आरएफएज हैं, नॉर्मल जो अपील्स हैं या फॉर एग्जांपल कोई भी रेट्स हैं, उनके मामलात को उन्होंने एक अलग एस्पेक्ट से दे दिया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस हैं उनको एक अलग कोर्ट में जो है वो जो है वो सबमिट करा दिया कि भाई एक नॉर्मल स्पेशलाइज्ड जजेस जो है वो उसको टेकअप करेंगे और वो ही उसको जो है वो डिसाइड करेंगे और यानी डिटरमिन्ड हो गए मामला। तो अब इसमें जो मेन जो ऑब्वियसली जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो अंडरमाइन करने का क्वेश्चन आता है वो ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की जो बात है उसमें जो पार्लियामेंट है उन्होंने अपनी जो ऑब्वियसली जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स हैं वो बेसिकली उनकी जो ज्यादातर पावर्स है वो एग्जेक्टिव कंट्रोल में चली गई है। यहां पे आके जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडरमाइन हो सकता है, लेकिन जब जज अपॉइंट हो जाता है किसी भी बेंच में तो मेरे नजदीक उस बेंच के अंदर जब जज आ जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि जब अपॉइंटमेंट हो गई आपकी तो आपको जो है वो एक न्यूट्रल जज के तौर पर जो है वो काम करना चाहिए और उसमें नॉर्मली बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर यानी मेरे नजदीक जो है वो प्रेशर को नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसमें एक जो एस्पेक्ट है जिसको लोग जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि जी ट्रांसफर की पावर्स के, अगर किसी जज को किसी जगह अपॉइंट किया गया वो नहीं अपॉइंट होना चाहता तो उसको शैल डीम टू हैव रिटायर्ड कंसीडर किया जाएगा, या उसको किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया गया तो देन जो है वो उसको जो है वो अगर वो
ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करता तो देन शैल डीम टू हैव रिटायर्ड कंसीडर होगा। तो ये जो एस्पेक्ट है कि जी ये कहा जा रहा है कि इस एस्पेक्ट के थ्रू जजेस को जो है वो आप फॉर एग्जांपल कर्टेल कर सकते हैं, उनको जो है वो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ट्रांसफर के मामलात में। तो मेरे नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर जज को, पूरा पाकिस्तान हमारा है, किसी भी जगह मेरे नजदीक जो जज इस्लामाबाद में बेटर परफॉर्म कर सकता है वो जज लाहौर हाई कोर्ट में भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो जज किसी भी क्वेटा बेंच में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो पाकिस्तान के किसी भी फोरम पे जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और इससे ये जो जजेस की रोटेशन है, इससे जो जज फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, अगर जैसे इस्लामाबाद में बहुत अच्छे अच्छे आला जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे आला जजेस हैं, तो मेरे नजदीक अगर कोई किसी शख्स का ओपिनियन है कि इस्लामाबाद के जजेस अच्छे जजेस हैं, वो बेहतर डिसीजन करते हैं, तो वाई नॉट कि जो बाकी पाकिस्तान की पब्लिक है उनका भी ये राइट है कि उनको जो है वो इस एस्पेक्ट से कि अच्छे जजेस उनको भी जो है वो कुछ सर्व करे। हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो या मुल्तान बेंच में हो या वेयर एवर इन पाकिस्तान कहीं पे भी हो, मेरे नजदीक हाई कोर्ट के जजेस की वही वैल्यू है, वही स्ट्रेंथ है, वही पावर्स हैं जहां पे भी वो चले जाएं। और उसमें सिर्फ हुआ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को अलग जजेस के पास लगा दिया और बाकी जो नॉर्मल मामलात हैं वो अलग जजेस के पास लगा दिया। इससे होगा क्या, मेरे नजदीक इवन हाई कोर्ट्स की, इवन सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उन सब के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ानी चाहिए कि ऑब्वियसली आप जो है वो केसेस जो है सिर्फ इधर उधर स्प्लिट कर रहे हैं, उसमें जजेस की तादाद भी बढ़ानी चाहिए ताकि जो है वो जो बैकलॉग है उसको कवर किया जा सके। कि आप जब फॉर एग्जांपल कोई भी केस जो है वो कोर्ट्स में लगते हैं, इवन आप अगर लाहौर हाई कोर्ट में चले जाए तो एक एक ऑनरेबल जज के सामने ऑलमोस्ट 150, 200 की जो है वो हेयरिंग्स है। इतनी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इतनी बड़ी हेयरिंग की जो है वो काज लिस्ट नहीं होती। तो लिहाजा वर्क बर्डन को डिवाइड करें। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपने एक तरफ किए हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स करें और उसमें जो है वो आप उन जजेस को एनलाइन करें और उसके थ्रू जो है वो केसेस को जल्दी जल्दी बैकलॉग्स को कवर किया जाए। इसमें कुछ लोगों का ओपिनियन है कि जी ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, वो अगर कोई जज उनके जो है वो रिलेटिवली जो है वो उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं देगा तो उसको जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी अदर प्रोविंस में फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट या इससे रिलेटेड। तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए जजेस को अपॉइंटमेंट से पहले, यानी अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया, अब उसके बाद ट्रांसफर के जो रूल्स हैं या जो आगे फर्दर जो उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनेंगे उनके अंदर जो है वो ऑब्वियसली जब डिटर्मिनेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देखा जाएगा। तो लिहाजा जो आर्टिकल 175 में और 176 में जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है कि वो एग्जीक्यूटिव और बाकी जो कंट्रोल है इससे मुबर्रा होगा और उससे इंडिपेंडेंट होगा, उसमें कोई जो है वो इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो लिहाजा उस डेफिनेशन के अंदर ऑनरेबल फुल कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, उनके पास एम्पल पावर्स हैं कि जहां पे उन्हें लगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो कर्टेल हो सकता है या जुडिशियल इंडिपेंडेंस अंडरमाइन हो रहा है, तो उनके पास एम्पल पावर्स हैं कि वो उसको मजमूई तौर पे फुल बेंच बैठ के उसको जो है वो नलिफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा या उस हद तक, क्लॉज की हद तक जो है वो उसको नलिफाई कर सकते हैं। तो ये एम्पल पावर्स हैं, क्योंकि अगर कोर्ट्स जो हैं इसको फॉर एग्जांपल डिटरमिन करके, इसको इंप्लीमेंट करके खुद बेंच बना ले कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हम सुनेंगे, तो बेनिफिशियरी जो कोर्ट है वो कैसे जो है वो अपने ही अगेंस्ट जो है वो केस सुन सकती है। तो लिहाजा ये बैलेंस होना जरूरी है। तो अभी तक अगर आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कि क्या जजेस की ट्रांसफर से, क्या कुछ लोगों का ओपिनियन है कि जजेस एक जगह पे रहते हैं तो उनसे जो है वो सीनियर्स के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है या कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जाता है जिससे वो रिलेटेड हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ बायस जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो बेहतर है कि ट्रांसफर और रोटेशन होनी चाहिए। तो मेरे नजदीक जो है वो अपॉइंटमेंट भी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी जब अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं
तो अपॉइंटमेंट्स भी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए कि कहीं से भी आपको अच्छे जजेस अगर कहीं से भी मिलते हैं तो आपको उनको ओवरऑल अपॉइंट करके ओवरऑल एक ही सीनियोरिटी लिस्ट के अंदर उनको डिटरमिन करके तो देन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली सर्कुलेट करना चाहिए। इससे बैलेंस आ सकता है, इससे जो है वो जुडिशियल ऑटोनॉमी आ सकती है और इससे जो है वो आप बेहतर परफॉर्म करवा सकते हैं। एक चीज उसके अलावा जुडिशियल अंडरमाइन की बात है, इंडिपेंडेंस अंडरमाइन की बात है, तो उसके ऊपर भी आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा तौर पे आपके इन कमेंट्स का और आपके जो भी ओपिनियंस होंगे इस चीज के बारे में, इन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम वन बाय वन हर क्वेश्चन का लीगल आंसर के साथ जो है वो इंशाल्लाह अपीयर होंगे। इस तब तक जो है वो इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।